हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेंटोर बाय तुषारिका में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इस चैनल के माध्यम से हम लोग यूजीसी नेट हिस्ट्री की तैयारी करते हैं। हम लोग पीवाईक्यू कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों का 9 सेशन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 80 तक। 1 से लेके 80 तक हम लोग कर चुके हैं, जो हमारे मेरे पिछले वीडियो में है। आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आ रहे हैं तो मेरे पुराने वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम लोग सेशन नंबर 10 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 में है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में है बैतुल माल, बी में है मुल्क ए मारूशी, सी में है कुर्निस, डी में है खुराक ए दवाब। और सूची 2 में है शाही अस्तबल के जानवरों के लिए पशु आहार, घुटनों के पर बैठकर बादशाह को सजदा करने का दरबारी शिष्टाचार। 3 में है सरकारी खजाना, 4 में है पूर्वजों का प्रभाव क्षेत्र। तो देखिए बैतुल माल को क्या कहा जाता है। तो बैतुल माल का अर्थ होता है राजकोष। राजकोष जहाँ सरकारी खजाना, जहाँ राजा का खजाना रहता था, राज्य का सरकारी खजाना रहता था। तो बैतुल माल का ऑप्शन मैच हो जाएगा सूची 2 का ऑप्शन नंबर 3। तो बैतुल माल जिसमें जकात, जजिया, युद्ध में मिला धन को गनीमत कहा जाता है। भूमि कर, खराज का पैसा आता था। ये सब पैसा राजकोष में रहता है, जो सरकारी खजाना है, उसी को बैतुल माल कहा गया है। मुल्क ए मारूशी, मुल्क ए मारूशी का अर्थ होता है पूर्वजों का देश, पैतृक विरासत। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पूर्वजों का प्रभाव क्षेत्र। सी में है कुर्निस। कुर्निस का अर्थ हो जाएगा घुटनों पर बैठकर बादशाह को सजदा करने का दरबारी शिष्टाचार। इसमें कुर्निस में झुक कर किया जाने वाला एक अभिवादन है, जिसमें दाहिना हाथ माथे पर रखा जाता है और सिर नीचे झुकाया जाता है, उसी को कुर्निस कहा गया है। उसके बाद डी में है खुराक ए दबाब। खुराक ए दबाब का हो जाएगा शाही अस्तबल के जानवरों के लिए पशु आहार। तो खुराक से ही हम लोग समझेंगे कि ये खाना के बारे में कहा गया है, तो आहार भी पशु आहार है, शाही अस्तबल के जानवरों के लिए पशु आहार। तो इस तरह से हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और ए का डी यहाँ पे। तो 81 का ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में है, अर्थशास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में है अर्थशास्त्र राजा के लिए राजनीतिक संबंधी ग्रंथ है और इसमें वास्तविक राज्य का नहीं बल्कि संभाव्य राज्य का वर्णन है। बी में है इसमें 15 अधिकरण है, सी में है इसमें 18 अधिकरण है, डी में है इसमें मनुष्य के निर्वाह या आजीविका के रूप में अर्थ की व्याख्या की गई है, और ई में है यह एक महत्वपूर्ण पाठ्य स्रोत नहीं है। तो चलिए देखते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। तो अर्थशास्त्र एक पुस्तक का नाम है जिसे चाणक्य ने लिखा है। चाणक्य को हम लोग विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। तो अर्थशास्त्र में चलिए देखते हैं, अर्थशास्त्र में इसमें कहा गया है, इसके बारे में लिखा कि अर्थशास्त्र राजा के लिए राजनीतिक संबंधी ग्रंथ है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। अर्थशास्त्र राजा के लिए एक राजनीतिक संबंधी ग्रंथ है और इसमें वास्तविक राज्य का नहीं बल्कि संभाव्य राज्य का वर्णन है, ये गलत है। इसमें वास्तविक राज्य का ही वर्णन है, संभाव्य राज्य का नहीं। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। उसके बाद बी में है इसमें 15 अधिकरण है। तो हाँ, इसमें 15 अधिकरण है। सी में है इसमें 18 अधिकरण है। तो नहीं, इसमें 18 नहीं है, इसमें 15 है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में है इसमें मनुष्य के निर्वाह या आजीविका के रूप में अर्थ की व्याख्या की गई है। तो हाँ, ये सही है। इसमें मनुष्य के निर्वाह या आजीविका के रूप में अर्थ की व्याख्या की गई है। उसके बाद ऑप्शन नंबर ई है यह एक महत्वपूर्ण पाठ्य स्रोत नहीं है। तो नहीं, यह एक महत्वपूर्ण पाठ्य स्रोत है, इसे पढ़ा जाता है। अर्थशास्त्र ये पढ़ने योग्य पुस्तक है। तो इस तरह से हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जिसमें केवल बी और डी इसमें सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल बी और डी। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83।
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए में दिया गया है 1739 टू 40 में भारत में लिखे गए फारसी शब्दकोश बहार आजम में जागीर या तुयुल को एक भूखंड के रूप में परिभाषित किया गया है। जागीर या तुयुल उमरा और मनसबदारों को मासिक वेतन के बदले प्रदान की जाती है। और कारण में दिया गया है, यह इसलिए किया जाता था ताकि वे उमरा और मनसबदार उस भूमि पर खेती करके पैदा की गई उपज पर लिए गए महसूल का उपयोग कर सके। तो इसमें अभी कथन में है 1739 टू 40 में भारत में लिखे गए फारसी शब्दकोश बहार आजम में जागीर या तुयुल को एक भूखंड के रूप में परिभाषित किया गया है। हाँ, किया गया है, ये सही है। जागीर या तुयुल उमरा और मनसबदारों को मासिक वेतन के बदले प्रदान की जाती थी, तो हाँ, ये सही है। उसके बाद आर में है, यह इसलिए किया जाता ताकि उमरा और मनसबदार उस भूमि पर खेती करके पैदा की गई उपज पर लिए गए महसूल का उपयोग कर सके, तो हाँ, ये भी सही है। दोनों ऑप्शन एक दूसरे को परिभाषित कर रही है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। उमरा और मनसबदार को दिया जाता था, तो उमरा हो गया अभिजात वर्ग, जो उच्च वर्ग होते थे उस अभिजात वर्ग, उसको उमरा कहा गया, और मनसबदार कहा गया है सैन्य अधिकारियों को। तो ये तुयुल या जागीर इन उमरा और मनसबदारों को दिया जाता था ताकि उससे वो राजस्व ले सके। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 84। 84 में देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो सूची 1 में है कालाजार, हैजा, मलेरिया और प्लेग, और सूची 2 में है 1 में है यूएन ब्रह्मचारी, 2 में है रॉबर्ट कॉच, 3 में है रोनाल्ड रॉस और 4 में है हैपकिन। तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या है। तो कालाजार, कालाजार देखिए यूएन ब्रह्मचारी से संबंधित है। यूएन ब्रह्मचारी ने कालाजार के इलाज के लिए यूरिया स्ट्रीबाइमाइन दवा की खोज की थी। तो इस तरह से ऑप्शन ए का 1 हो जाएगा। उसके बाद बी हैजा, तो हैजा रॉबर्ट कोच से संबंधित है। रॉबर्ट कोच ने 1883 में हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया विबरियो कोलेरा की खोज की थी। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 में है मलेरिया, तो मलेरिया संबंधित है रोनाल्ड रॉस से। तो रोनाल्ड रॉस ने ही पता लगाया कि मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है। इसके लिए उन्हें 1902 ईस्वी में नोबेल दिया गया था। उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था कि मलेरिया के कारण का पता लगाया था कि मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी। डी का डी संबंधित है हैपकिन से। तो हैपकिन ने प्लेग का टीका विकसित किया था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इसमें मैचिंग सबके बगल में ही दिया गया है सबका आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 85। देखिए 85 में है सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीय चरण किस अवधि से संबंधित है। इसमें डेट दिया गया है, ईयर दिया गया है, कब से कब तक संबंधित है नगरीय चरण। तो 1 में है 4000 से 3000 ईसा पूर्व, 2 में है 3000 से 2000 ईसा पूर्व, 3 में है 2600 से 1900 ईसा पूर्व और चौथा में है 1900 से 1300 ईसा पूर्व। तो हड़प्पा 3 चरणों में विभाजित किया गया था, पूर्व हड़प्पा चरण, नगरीय और या परिपक्व हड़प्पा चरण और उत्तर हड़प्पा चरण। तो इसमें सवाल है नगरीय चरण किस अवधि से संबंधित है। नगरीय चरण 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक संबंधित। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए पूर्व हड़प्पा चरण होता है 3300 से 2600 ईसा पूर्व तक, और नगरीय परिपक्व हड़प्पा चरण होता है 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक, उत्तर हड़प्पा चरण होता है 1900 से 1300 ईसा पूर्व। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, 2600 से 1900 ईसा पूर्व।
उसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 86। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा 86 का। ऋग्वेद में 10 मंडल है और इसमें 1028 सूक्त है और 10,600 के लगभग ऋचाएं हैं। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में है भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह नगरों को पहचानिए। तो इसमें देखिए दिया गया है, ए में है तंजौर, बी में है कालीकट, सी में है क्विलेन, डी में है भटकल और ई में है दाहेज। तो इसमें हो जाएगा पश्चिमी तट के बंदरगाह। तो पश्चिमी तट के बंदरगाह हो जाएंगे कालीकट, क्विलोन, भटकल और दाहेज। और इसका क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा बी सी डी ई, ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए बी सी डी ई है कहाँ कहाँ स्थित है? तो कालीकट है केरल में पश्चिमी तट, क्विलोन है केरल में पश्चिमी तट और भटकल है कर्नाटका पश्चिमी तट में और दाहेज है गुजरात पश्चिमी तट में। और ए है तंजौर जो तमिलनाडु में है, जो पूर्वी तट के पास है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। पश्चिमी तट के बंदरगाह को पूछा गया है तो हो जाएगा बी सी डी ई, कालीकट, क्विलोन, भटकल और दाहेज। और तंजौर हो जाएगा पूर्वी तट का जो तमिलनाडु में है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कभी कभी मैचिंग भी आ सकता है कि आपको कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य में स्थित है और बंदरगाहों के नाम भी दे सकते हैं, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में है पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य थे। क्या क्या उद्देश्य थे पंचवर्षीय योजनाओं के? जो पंचवर्षीय योजना जो चल रहा था उसके क्या क्या उद्देश्य थे? तो राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का उच्च स्तर प्राप्त करना, पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त करना, साम्यवादी आदर्शों को लागू करना, धन संपत्ति की असमानताओं को कम करना, मिश्रित अर्थव्यवस्था को समाप्त करना। तो इसका उद्देश्य क्या क्या है? राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का उच्च स्तर प्राप्त करना, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का उच्च स्तर मतलब सभी लोग ज्यादा पैसा कमाएं, आय का उच्च स्तर हो। तो बी में है पूर्ण रोजगार का लक्ष्य, हाँ ये भी सही है, रोजगार पूर्ण रोजगार का लक्ष्य था। सी में है साम्यवादी आदर्शों को लागू करना, तो नहीं ये गलत है। और डी में है धन संपत्ति की असमानताओं को कम करना, तो हाँ ये भी सही है, धन संपत्ति की असमानताओं को कम करना। ई में है मिश्रित अर्थव्यवस्था को समाप्त करना, तो नहीं मिश्रित अर्थव्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था इसलिए क्योंकि यहाँ कृषि भी है और कारखाने भी हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया भी है। तो किसी को भी हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए गलत हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल ए, बी और डी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। 89 में है संस्कृत साहित्य के उच्च शिक्षा केंद्र क्या कहलाते थे? तो इसमें दिया गया ऑप्शन में है 1 में है चतुस्वर्ण, 2 में है चतुष्पथी, 3 में है चतुरंगन, 4 में है चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चतुष्पथी, जो संस्कृत साहित्य के उच्च शिक्षा केंद्र कहलाते थे। तो इसमें चतुस्वर्ण किसको चतुर्वर्ण बोला जाता था? तो 4 वर्णों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को। तो ये उच्च शिक्षा केंद्र तो वर्ण है। उसके बाद है चतुरंगन, तो सेना के 4 अंग, हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल। और चतुर्वेदी वह व्यक्ति जिसे चारों वेदों का ज्ञान हो, उसे चतुर्वेदी कहते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चतुष्पथी। मतलब संस्कृत साहित्य के उस शिक्षा केंद्र को चतुष्पथी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है आंसर। तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित चालुक्य शासकों को सही कालानुक्रम में रखें। तो इसमें दिया गया है, देखिए पुलकेशिन द्वितीय, बी में है विक्रमादित्य प्रथम, सी में है विक्रमादित्य द्वितीय, डी में है विनयादित्य, ई में है विजयादित्य। तो यहाँ पे देख लीजिए ये लोगों का कालक्रम दिया गया है, कौन से कौन ईयर्स दिया गया, कौन
कब कौरव लोगों ने शासन किया था? तो हो जाएगा, देखिए 600 पुलकेशिन 610 से 642 ईस्वी, विक्रमादित्य प्रथम ने किया था 655 ईस्वी 680 ईस्वी तक, और विक्रमादित्य द्वितीय ने किया था 733 से 744 ईस्वी। विनयादित्य ने किया था 680 से 696 ईस्वी, और विजयादित्य ने किया था 696 ईस्वी से 733 ईस्वी तक। तो इस तरह से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सबसे पहले हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, उसके बाद हो जाएगा बी विक्रमादित्य प्रथम 655 से 680, उसके बाद हो जाएगा विजयादित्य सॉरी विनयादित्य 680 से 696 ईस्वी, उसके बाद हो जाएगा ई में है विजयादित्य 696 से 733 ईस्वी, उसके बाद हो जाएगा विक्रमादित्य द्वितीय 733 से 744 ईस्वी। इस तरह से इसको क्रम में सजाना है। देखिए चालुक्य शासक कौन कौन थे, उनका कालक्रम कब से शुरू हुआ था? तो पुलकेशिन प्रथम ने चालुक्य वंश की स्थापना की थी। इसके संस्थापक थे, देखिए 543 ईस्वी से 566 ईस्वी तक। उसके बाद द्वितीय में है कृतिवर्मन प्रथम 566 ईस्वी से 609 ईस्वी तक। सी3 में है मंगलेश 597 ईस्वी से 609 ईस्वी तक। पुलकेशिन द्वितीय है 609 ईस्वी से 642 ईस्वी तक। विक्रमादित्य प्रथम 642 ईस्वी से 680 ईस्वी तक। उसके बाद है विनयादित्य 681 ईस्वी से 696 ईस्वी तक। विजयादित्य 696 ईस्वी से 733 ईस्वी तक। विक्रमादित्य द्वितीय है 733 से 746। तो देखिए यहाँ पे 44 दिया गया है, 46 है, तो आप लोग यहाँ 44 कर लीजिएगा। उसके बाद कृतिवर्मन द्वितीय है 744 से 757 ईस्वी तक। इस तरह से आप लोग कालक्रम बहुत ही राजाओं के कालक्रम पूछा जाता है, क्रोनोलॉजी पूछा ही जाता है इस एग्जाम में। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही करते हैं। आगे नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे।